लखनऊ नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण की बनने की समस्या लगातार बनी हुई है। जोनल अफसरों को अभी तक व्यवस्था दी गई थी। 8 जोन थे जो सभी जोन में अलग अलग प्रमाण पत्र उस इलाके के बनते थे, लेकिन अब मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी चाहते हैं कि जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बने उनके स्तर से बने। ये व्यवस्था एकाधिकार चाहते हैं, जिसको लेकर के दोनों में जंग छिड़ गई है और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने बंद हो गए हैं। अब समस्या इस बात की है कि अगर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो लोगों को असुविधाओं का सामना पड़ रहा है। तमाम लोग चक्कर काट रहे हैं। नगर निगम में हजारों लोगों का चक्कर काटना स्वाभाविक भी है, क्योंकि लखनऊ राजधानी होने के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है। कई इलाकों के लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र न बना पाने के कारण बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्कूलों में एडमिशन भी नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर के लगातार अब समस्या बढ़ती जा रही है। अब देखना ये नगर निगम क्या कर पाता है। ये पुरानी व्यवस्था बहाल रहेगी या वो नए सिरे से जो है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को जो है इसका पावर दे पाता है। लेकिन ये समस्या महापौर तक भी पहुंची है। अब महापौर को भी निर्णय करना है, उनका हस्तक्षेप भी अहम रोल निभाएगा और उसके बाद लोगों की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब नगर निगम पसोपेश में है कि वो पुरानी व्यवस्था बहाल करे या नई व्यवस्था लगाए। अगर नगर निगम नई व्यवस्था लागू करता है तब लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यालय आकर के ही सारे प्रमाण पत्र बनेंगे, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत सारे जोन के अंदर उनके नजदीक घर के पास ही प्रमाण पत्र बन जाते हैं। अब नगर आयुक्त और मेयर के बीच बैठक होने के बाद ये निश्चित हो सकेगा कि प्रमाण पत्र की कौन सी व्यवस्था लागू होगी और कब से लागू होगी। कैमरामैन आशिक कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी। रोजगार मेला के अंतर्गत आज देश में करीब 51 लाख सरकारी नौकरियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मुरादाबाद जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अध्यक्षता में यहाँ पर 218 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। डाक विभाग की बात करें, बैंकों की बात करें या फिर आयकर विभाग की बात करें, तमाम विभागों के यहाँ पर अधिकारी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में आज तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में किया, घोषणा पत्र में करीब देश में 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 9 लाख से ज्यादा नौकरियां देश में अभ्यर्थियों को दे दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि 2024 के पहले 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य कब पूरा करती भारतीय जनता पार्टी, फिलहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लोकसभा सत्र के दौरान भाजपा सांसद रमेश विदुड़ी के दानिश अली पे किए गए विवादित बयान को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद हैं दानिश अली, वो कांग्रेस के नजदीक नजर आ रहे हैं। पार्टी महासचिव राहुल गांधी से उनकी कई मुलाकातें हुई और वो लगातार राहुल गांधी की तारीफ करते भी दिख रहे हैं। फिलहाल जो जानकार हैं उनका कहना है कि दानिश अली कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच एक ब्रिज का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि मायावती लगातार कांग्रेस पर भी सवाल उठाती रही हैं और उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी लोकसभा 2024 का। लेकिन जिस तरह से दानिश अली की भूमिका बनी है वो कांग्रेस के आसपास नजर आ रहे हैं, कांग्रेस महासचिव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोकसभा 2024 के पहले जो समीकरण बहुजन समाज पार्टी के साथ बनते नजर नहीं आ रहे थे, उसमें दानिश अली अब ब्रिज की भूमिका में नजर आ सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो गठबंधन में शामिल नहीं भी हुई तो दानिश अली के रास्ते साफ नजर आ रहे हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में नजर आ सकते हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित मात्र 4 कॉलेजों ने ही स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने में अपनी इच्छा जाहिर की। 1 दर्जन से अधिक कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, सीधे सीधे अपना हाथ पीछे कर लिया है। इसमें सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो संबद्धता और निरीक्षण को लेकर बताया जा रहा है। तमाम कॉलेजों का कहना है कि जिस तरीके से जो लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज या राजकीय कॉलेज है उनसे किसी तरह का शुल्क निर्धारित नहीं किया गया, न किसी तरीके का शुल्क उनसे लिया जा रहा है। लेकिन तमाम अन्य जो कॉलेज है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमसे कम से कम संबद्धता जो फीस है वो 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है, तो वहीं से निरीक्षण फीस हमसे 30,000 रुपए मांगा जा रहा है। हालांकि वित्त पोषित हम कॉलेज है और ऐसे में हमारी क्षमता जो है वो इतनी मजबूत नहीं है कि हम आर्थिक क्षमता के बाहर निकल के हम पैसा दे सके, इसीलिए ये सबसे बड़ा कारण ये कॉलेजों के द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि जो लखनऊ राजधानी लखनऊ के प्रमुख कॉलेजों का नाम लूं तो KKC है, उसमें नवयुग है, KKV है और साथ ही साथ कालीचरण और करामत जैसे तमाम वो कॉलेज है जो एक अच्छा खासा अपनी लोकप्रियता रखे। लेकिन तमाम कॉलेज क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा योजना रहा है, क्योंकि वो भविष्य में दूरगामी
परिणामों के आधारित ये योजना शुरुआत किए थे जब 2014 में सरकार बनी थी। लेकिन जिस तरीके से डिग्री कॉलेजों में देखा जा रहा है कि एक जो आर्थिक संकट जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। ऐसे माना जा रहा है कि लखनऊ से राजकीय जो विद्यालय हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो वित्त पोषित विद्यालय कहीं ना कहीं उनके लिए आर्थिक संकट पैदा कर दे रहा है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ में जय सिंह टीवी लखनऊ। लखनऊ में सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर किसी करोड़ों की ठगी के मामले में गोमती नगर के विभूतिगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें एलडीए, नगर निगम, जल निगम समेत अन्य विभाग ऐसे शामिल थे जिसमें फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर तैयार करके करोड़ों की ठगी करी थी। जिसमें आपको बता दें दीपक कुमार पांडे ने गोमती नगर के विभूतिगंज थाने में संजय मिश्रा, संजय श्रीवास्तव और आदेश कुमार के खिलाफ गोमती नगर थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन अभी भी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी जो आरोपी है जिन्होंने करोड़ों की ठगी गई है गोमती नगर इलाके में, कब पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, कब पुलिस इनके सलाखों के पीछे भेजती है। राजधानी लखनऊ से जनता टीवी के लिए नदीम खान। अयोग्य मंथन 2023 के लिए राजनारायण लोक बंधु अस्पताल लखनऊ को मिला तीसरा सम्मान। यह सम्मान आयुष्मान भारत के तहत आभा लिंकेज के लिए प्राप्त हुआ, जिसको नोडल ऑफिसर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वीकार किया। उक्त पुरस्कार को स्वीकार करने के बाद डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने इस सफलता का श्रेय अस्पताल के सारे स्टाफ को और साथ ही साथ प्रमुख अधीक्षक और निदेशक डॉक्टर नीलांबर श्रीवास्तव को उक्त सफलता का श्रेय दिया। साथ ही साथ डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने यह भी बताया कि 2 साल पूर्व जब डिजिटल सेवाओं से स्वास्थ्य सेवा को जोड़ा जा रहा था तब आए दिन कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन दिक्कतों से निकलते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज हम तीसरा पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये पुरस्कार हमारे उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के लिए एक सम्मान का विषय है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा अनवरत जोड़ने का प्रयास चला जा रहा है। वहां ये देखना भी बहुत ज़रूरी कि आम जनमानस को इसका लाभ कहां तक मिल पा रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी लखनऊ। प्रयागराज में होने वाले संगम तट पर 2025 में महाकुंभ को लेकर जहां तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई हैं, तो आगामी माघ मेले में भी इसका रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है और प्रशासन और शासन के लोग इस पर बढ़ चढ़कर तैयारी में जुट गए हैं। जहां योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि भव्य होना चाहिए महाकुंभ और इस बार माघ मेले को रिहर्सल के तौर पर देखना है, तो उसी कड़ी में इस बार टेंट सिटी भी बनाई जाएगी और इस बार की टेंट सिटी करीब 50 टेंट की बनेगी और साथ ही जहां पर ये टेंट सिटी बनेगी और डिजिटल म्यूजियम बनेगा, उसके लिए यहाँ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने स्थल का निरीक्षण किया है और साथ ही कई अधिकारियों के संग बैठक भी की है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्यटन के लिए चित्रकूट और अयोध्या कैसे जाएं और उसके लिए भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और महाकुंभ से पहले अब प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है और भव्य दिव्य कुंभ के साथ साथ इस बार माघ मेला भी भव्य और दिव्य होगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। गणेश चतुर्थी को लेकर एक बार फिर कई ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरी तरीके से घाटों पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा एवं अवनीश कुमार राज्य जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां घाटों का निरीक्षण किया। किसी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना न होने को लेकर लगातार मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए। वहीं थाना एक्जिट क्षेत्र के अंतर्गत नहर पुल के पास जहां क्षेत्रीय लोग जहां गणेश विसर्जन को लेकर यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिसके लिए लगातार पूरी तरीके से यहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ हाईवे नेशनल हाईवे पड़ता है वहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिस तरीके से आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था के जो कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा, जिससे पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में चूक न होने पाए। यहाँ लगातार कई वर्षों से यहाँ लोग मूर्ति विसर्जन करने पहुँचते हैं, जिसकी पूरी तरीके की तैयारियों के साथ आज यहाँ जायजा लिया गया। इसलिए पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन वसूल राठौर के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। इन दिनों पूर्वांचल समेत गाजीपुर में डेंगू अपना पांव पसार चुका है। ऐसे में सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। और बात करें हम सीएचसी, पीएचसी और ग्रामीण इलाकों की, तो
जो जिला अस्पताल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे उनका आंकड़ा तो है, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जो मरीज पाए जाते हैं उनका आंकड़ा सरकार कहाँ से जुटाएगी। और आपको बताऊं कि 1 सितंबर से लेकर के 2368 मरीज की जांच हो चुकी है, जो कि 98 पॉजिटिव पाए गए डेंगू के, जबकि 79 जो है कि मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं, जबकि 19 मरीजों का अभी इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल ये है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो डेंगू के मरीज है उनका आंकड़ा कैसे पाया जाएगा। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। 13,000 लाइन की चपेट में आने से भैंस की हुई दर्दनाक मौत। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के कुरंगना गांव निवासी किसान दिनेश की 11,000 लाइन के चपेट में आने से भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि उस दौरान एक बड़ी घटना होते हुए बची, जहां पर भैंस चराने आए किसान दिनेश के पुत्र 15 साल का, वो भी भैंस को बचाने के दौरान गंभीर अवस्था से झुलस जाता, लेकिन आसपास मौजूद किसानों ने उस बच्चे को मना कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हमने बिजली विभाग के जेई से लेकर एसडीओ व बिजली विभाग के लाइनमैन से तारों की लूजिंग को दुरुस्त कराने की मांग की, लेकिन जब पूरी तरीके से उनसे शिकायत की गई तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। किसानों का आरोप है कि 3 साल से समस्या बरकरार बनी हुई है और जब जिम्मेदारों से विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है तो साफ तौर पर वो पैसे की मांग करते हैं, और जहां पर किसान पैसे की दरकार पूरी न कर पाने की वजह से अब किसान भी कई यानी कि बिजली की चपेट जो है उसमें झेल रहा है। और अब ऐसे में किसानों की बेशकीमती जमीन है वो बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि किसानों का कहना कि अगर तल्लक तार ये नहीं कसे जाएंगे और तारों की यानी टाइट नहीं किया जाएगा तब तक कोई ना कोई अप्रिय घटना घटती रहेगी और जिससे मौत के गाल में समाते रहेंगे। रसूलाबाद विकास खंड के बिजली विभाग का पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले चीतीपुर, उससे पहले यानी फिर आप जोत के एक गाँव जो सजावारपुर, वहाँ पे भी एक बच्चे की ऐसे करंट की चपेट में आने से झुलस गया था। लेकिन जब पूरे मामले पर बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करते हैं तो आखिर पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी बोलने से साफ मना कर देते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर में लगातार बिजली विभाग की लापरवाही रवैये के चलते जहां किसानों के लिए सरदर्द बनती जा रही है, अब ऐसे में पूरे मामले पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कोई कार्रवाई कर पाएंगे या फिर किसान ऐसे ही अपने बदकिस्मती पर रोता रहेगा। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।